तो दोस्तों हिंदी की इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं भाषा के बारे में। भाषा कहते किसे हैं ये हम जान चुके हैं और हमने पढ़ा था कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा परिवारों के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हिंदी भाषा है उसका विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे प्राचीन आर्य भाषा परिवार के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले हिंदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों जो हिंदी शब्द है वो आया कहाँ से, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, यानी कि हिंदी शब्द ये आया कहाँ से है, तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति, हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो हुई है आपकी सिंधु नदी से। कहां से हुई है? सिंधु नदी से। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? सिंधु नदी से हुई है। और जो हिंदी है वो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी मूलतः फारसी भाषा का क्या है? एक शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी का जो विकास हुआ है, या ये कहिए कि हिंदी की जो आदि जननी है वो क्या है? संस्कृत है। यानी कि हिंदी का जो विकास हुआ है, या आप ये कह सकते हैं हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन है? वो है आपकी संस्कृत। ठीक है, तो हिंदी की जो व्युत्पत्ति हुई है वो सिंधु नदी से हुई है और हिंदी जो है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी का विकास कह लीजिए या हिंदी की आदि जननी कह लिए, वो कहते हैं किसे? संस्कृत को। ठीक है, अब जो हिंदी की जो व्युत्पत्ति हुई है वो सिंधु नदी से कैसे हुई है ये भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहले क्या था? सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र को कहा जाता था सिंध। ठीक है, क्या कहा जाता था? सिंध कहा जाता था। सिंधु नदी जहां पे थी उसके चारों इलाके को जो क्षेत्र था उसको कहा जाता था सिंध। ठीक है, और फारसी और ईरानी भाषा की अगर हम बात करें तो फारसी या ईरानी भाषा में जो 100 वर्ड है उसको पढ़ा जाता है ह। यानी कि कहीं पे भी अगर 100 वर्ण आया है तो उसका उच्चारण किस में होता था? ह में होता है। ठीक है, तो अगर सिंध का जो 100 है उसका उच्चारण हम ह में करें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्तों इस तरह से हिंद। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। फिर धीरे धीरे समय के साथ ये शब्द चेंज होता गया, फिर ये बन गया दोस्तों इस तरह से हिंद बन गया। उसके बाद इसमें ईरानी भाषा का ई प्रत्यय जुड़ गया, उसके बाद बन गया दोस्तों ये हिंदी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हुई है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम जानते हैं भाषा परिवारों के बारे में। ठीक है, तो जिस तरह से एक व्यक्ति का परिवार होता है उसी तरह से भाषाओं के भी कई परिवार होते हैं। ठीक है, और जिस तरह से एक व्यक्ति के जो परिवार के सदस्य हैं उनका डीएनए और उस व्यक्ति का डीएनए एक जैसा होता है। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, अगर हम उसके पिताजी की बात करें तो उस व्यक्ति का और उसके पिताजी का डीएनए एक जैसा होगा, और उसके दादाजी की बात करें तो उनका डीएनए भी एक जैसा होगा, परदादा की बात करें तो उनका डीएनए भी एक जैसा होगा। तो इन सभी सदस्यों के डीएनए एक जैसे क्यों होते हैं? इसलिए हैं क्योंकि ये क्या है? सभी एक ही परिवार से संबंधित है। ठीक है, वैसे ही समान विशेषताओं के कारण, ठीक है, भाषाओं को भी कई परिवारों में विभाजित किया गया है और संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनको उनकी समान विशेषताओं के कारण कई भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। ठीक है, और भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार प्रचलित हैं और उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार, 4 प्रकार के भाषा परिवार प्रचलित हैं। ठीक है, यानी कि मुख्यतः भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं
और ये भाषा परिवार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो भाषा परिवार आता है वो आता है आपका इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, ठीक है, जिसको हम भरोप्य भाषा परिवार भी कहते हैं, भरोप्य भाषा परिवार, ठीक है। और दूसरा आपका यहां पे आ जाता है द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो भाषा परिवार आता है वो है आपका ऑस्ट्रीय भाषा परिवार, ऑस्ट्रीय या इसको आर्गे एशियाटिक भाषा परिवार भी कहा जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रीय या आर्गे एशियाटिक भाषा परिवार, ठीक है। उसके बाद चौथा जो भाषा परिवार है वो है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। तो 4 तरह के भाषा परिवार हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, जिसको भरोप्य भाषा परिवार भी कहते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा आपका आ जाएगा ऑस्ट्रिया, जिसको आर्गे एशियाटिक भाषा परिवार भी कह रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के बारे में। तो संसार का सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो है आपका इंडो यूरोपियन भाषा परिवार या भरोप्य भाषा परिवार, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमको क्या मिल गया कि ये क्या है, संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है। कौन सा, भरोप्य भाषा परिवार या इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, ठीक है। तो अगर संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है तो ऑब्वियसली भारत का भी क्या होगा, सबसे बड़ा भाषा परिवार होगा। तो भारत का भी क्या होगा, ये सबसे बड़ा भाषा परिवार होगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती है वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो आती है, जैसे हिंदी आती है इसके अंतर्गत, पाली आ जाएगी, संस्कृत आ जाएगी, अप्रभंश आ जाएगी, अंग्रेजी भी इसी के अंतर्गत आएगी, अंग्रेजी हो गई, स्पेनिश हो गई, ठीक है, ब्रज भाषा हो गई, अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन भी इसी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। उसके बाद पंजाबी आ जाएगी, मराठी आ जाएगी, खड़ी बोली आ जाएगी, कन्नौजी आ जाएगी, ठीक है। और भी कई भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से मैंने भाषा लिख दी हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारी भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं, भरोप्य भाषा परिवार या इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के अंतर्गत, ठीक है। तो पहले क्या था, जितनी भी भाषाएं थी उनका लिए सिर्फ एक ही भाषा परिवार था, यानी कि जितने भी पूरे संसार में लोग हैं उन सबकी एक ही दादी थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोग क्या हुए, इस भाषा परिवार से निकल के ईरान की तरफ आ गए, ठीक है। यहाँ से कुछ लोग निकल के कहाँ चले गए, सीधे ईरान की तरफ चले गए, ठीक है। ईरान की तरफ आ गए तो ईरान की ही शाखा से एक नई भाषा परिवार का उदय हुआ था, ठीक है। तो ईरान की शाखा से निकली एक नई भाषा परिवार, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार, ठीक है। तो यहां से कुछ लोग चले गए ईरान की तरफ और ईरान की ही शाखा से एक नया भाषा परिवार निकला जिसको हम कहते हैं भारतीय आर्य भाषा परिवार। और भारत के 78% लोग, 78% लोग भारतीय आर्य भाषा परिवार की ही किसी एक भाषा को बोलते हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है उनके बारे में। अब हम बढ़ते हैं किस पे, द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जितनी भी भाषाएं हैं वो सब किसके अंतर्गत आती है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, ये सारी भाषाएं किसके अंतर्गत आती है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले भाषा परिवार पर, जो है आपका ऑस्ट्रीय या आर्य एशियाटिक भाषा परिवार, ठीक है। इसके अंतर्गत आपने एक भाषा सुनी होगी, क्या, मुंडा, मुंडा भाषा। तो मुंडा भाषा इसी के अंतर्गत आती है, ऑस्ट्रीय भाषा परिवार के अंतर्गत। उसके बाद गारो, खासी और संथाली, ठीक है, ये जो भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, ऑस्ट्रीय या आर्य एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत। कौन कौन सी, मुंडा हो गई, गारो हो गई, खासी हो गई और संथाली हो गई, ठीक है। अब गारो और खासी से यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों गारो और खासी है ये भाषा तो है ही है, उसके साथ ये क्या है, हमारे मेघालय की एक जाति भी है और मेघालय में इसी नाम की पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। तो गारो खासी क्या है, ये जातियाँ भी हैं, ठीक है, इस नाम की जातियाँ भी है और इस नाम की पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। और ये कहाँ है जातियाँ और पहाड़ियाँ, ये है आपकी मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय की जातियाँ और पहाड़ियाँ भी है गारो और खासी के नाम से, ठीक है। तो मेघालय से एक और पॉइंट यहाँ पे आ रहा है दिमाग में कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए सासाराम, राम, ठीक है। तो ये क्या है, सासाराम एक जगह है जहाँ पे विश्व का ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, यहाँ पे वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है ये, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, ठीक है। तो जीएस में कभी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, और हमने पढ़ा हो और वही आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, ठीक है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, और इस कहाँ है, मेघालय में ही है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि सासाराम जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो सासाराम जो है वो खासी की पहाड़ी पर स्थित है, खासी की पहाड़ी पर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट घुस रहे थे हमारे हिंदी में तो मैंने घुसा दिए हैं, ठीक है। अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो भी सही है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले भाषा परिवार पर, जो है कि है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो आती हैं आपकी बोडो, लद्दाखी और हिमालयी भाषा, हिमालयी भाषा, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आती हैं, चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था दोस्तों भारत के जो भाषा परिवार हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रिया या आर्य एशियाटिक भाषा परिवार और चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। सबसे बड़ा भाषा परिवार पूछे कौन सा है, तो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, पूरे विश्व का भी और भारत का भी। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं लिख ली है मैंने, ठीक है। तो पहले सभी भाषाओं के लिए एक ही भाषा परिवार था, लेकिन कुछ लोग यहाँ से निकल के कहाँ चले गए, ईरान की तरफ चले गए। ईरान की तरफ चले गए तो ईरान की ही एक शाखा से नई भाषा परिवार का उदय हुआ, जिसको हम कहते हैं भारतीय आर्य भाषा परिवार। और भारतीय आर्य भाषा परिवार की जो भाषा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कौन बोलते हैं, भारतीय लोग बोलते हैं, यानी कि 78% भारतीय लोग भारतीय आर्य भाषा परिवार की ही किसी एक भाषा को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार, उसके अंतर्गत जो आती है वो मैंने लिख दी है। उसके बाद ऑस्ट्रिय आर्य एशियाटिक भाषा परिवार जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत जो भाषाएं आती है लिख दी हैं, ठीक है। गारो खासी के बारे में जो पॉइंट थे वो हमने लिख दिए हैं। उसके बाद चीनी तिब्बती भाषा परिवार, बोडो लद्दाखी हिमालयी भाषा, ठीक है। तो अब भाषा परिवार से कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा कि तेलुगु
किस भाषा परिवार की एक भाषा है। और ये सारे भाषा परिवार आपको ऑप्शन में दे देगा। तो अगर आपने पढ़ा है, आपका पूरा सही से जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुका है, तो आप आराम से बता देंगे कि तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है। ठीक है। और कहीं कहीं आपसे भाषा परिवार से ही क्वेश्चन पूछ ले कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, और इनमें से भाषा दे देगा कोई से भी। एक भाषा यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से दे देगा, तो आपको पहचाननी होंगी, तो आप पहचान जाएंगे क्योंकि आपने सही से पढ़ा है। ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे अब किसके बारे में, हिंदी भाषा के विकास के बारे में। ठीक है, कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हिंदी की जो आदि जननी है या हिंदी का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। ठीक है। तो संस्कृत से हिंदी तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी है। ठीक है। उसी यात्रा पर हम चलने वाले हैं आप, और उसी यात्रा पे मैं आपको ले चलता हूं। तो यात्रा पे चलने से पहले हम जो ये सड़क है हमारी, इसको साफ कर लेते हैं ताकि हमारी जो गाड़ी है एकदम पटरी पर चले। ठीक है, पटरी से उतरे ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास, कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास। तो अभी हमने सबसे पहले क्या जाना था कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है या हिंदी की जो आदि जननी है वो क्या है, वो संस्कृत है। ठीक है। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, संस्कृत से हुआ है, और संस्कृत से इसको हिंदी तक पहुंचने के लिए, या आप ये कह लें कि आधुनिक भाषा तक पहुंचने के लिए, आधुनिक भाषा तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा है। और इसी सफ़र में हमारा साथ देने वाले हैं कौन, इसी सफ़र में हमारा साथ देंगे भारतीय आर्य भाषा परिवार। कौन साथ देंगे, भारतीय आर्य भाषा परिवार, जिसके बारे में अभी हमने जाना था कि इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से ही कुछ भाषाएं निकल गई, ईरान की तरफ गई थी, और ईरान की ही शाखा से एक नए भाषा परिवार का उदय हुआ था जिसको हम कहते हैं भारतीय आर्य भाषा परिवार। ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन आर्य भाषा परिवार के बारे में। ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषा परिवार के बारे में। ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषा परिवार को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है आपका प्राचीन आर्य भाषा परिवार, और इसका जो समय काल रहेगा वो रहेगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। फिर आता है मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार, इसका जो समय काल रहे वो है आपका 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। ठीक है। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा परिवार 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है। तो ईस्वी और ईसा पूर्व ये ध्यान रखना है आपको। प्राचीन आर्य भाषा परिवार जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, यानी कि बुद्ध इस टाइम आ चुके हैं, गौतम बुद्ध 500 ईसा पूर्व में। ठीक है। फिर गौतम बुद्ध से लेकर महमूद गजनवी के आक्रमण तक,
क्योंकि 1000 और 1100 के बीच भारत में महमूद गजनवी का आक्रमण हो चुका है और उस काल को हम क्या करें, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार। फिर उसके बाद महमूद गजनवी से अब तक कौन चल रहा है, आधुनिक आर्य भाषा परिवार का काल चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन आर्य भाषा परिवार। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहली भाषा का उद्गम हुआ जिसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। प्राचीन आर्य भाषा परिवार में सबसे पहले कौन सी आएगी, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत का जो समय काल रहेगा वो रहेगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये रहेगा वैदिक संस्कृत का काल। और वैदिक संस्कृत को और किस नाम से जाना जाता है, तो वैदिक संस्कृत को यहाँ पे कहा जाता है, एक तो वैदिक संस्कृत को हम छांदस भी कहते हैं और वैदिक संस्कृत को हम देववाणी भी कहते हैं। ठीक है, अब वैदिक संस्कृत को छांदस क्यों कहते हैं, तो वैदिक संस्कृत को छांदस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वैदिक संस्कृत है उसको लय, ताल और सुर के माध्यम से उच्चारण किया जाता है, या जैसे हम गाना गाते हैं उसी प्रकार से वैदिक संस्कृत को भी उच्चारण किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छांदस कहते हैं। और देववाणी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय क्या हुआ था, वेद लिखे गए थे, वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, तो इसलिए वैदिक संस्कृत को क्या कहते हैं, देववाणी भी कहा जाता है। ठीक है, और जो वैदिक संस्कृत है जो उसका जो काल है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इस काल में वैदिक संस्कृत को जानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, यानी कि उस टाइम में जो बड़े बड़े ब्राह्मण या पुजारी हैं वही वैदिक संस्कृत को जानते थे, बाकी जो बड़े राजा हैं वही जानते थे वैदिक संस्कृत को, बाकी जो लोग थे वो टूटी फूटी भाषा ही बोलते थे, टूटी फूटी संस्कृत बोलते थे। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत आपको समझ में आ गया। उसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद क्या आया है यहाँ पे, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। ठीक है, और लौकिक संस्कृत का जो काल रहेगा वो रहेगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये चलेगा किसका काल, लौकिक संस्कृत का काल चलेगा। और इस काल में क्या हुआ था, इस काल में महाभारत आदि की रचना होने लगी थी। ठीक है, महाभारत की रचना। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत के समय काल में महाभारत आदि की रचना होने लगी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं किस पे, दूसरी जो आर्य भाषा परिवार है जिसको हम कह रहे हैं मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार। ठीक है, और इस भाषा परिवार के अंतर्गत 3 भाषा यहाँ पे इनका उदय हो चुका था, जिसमें से सबसे पहले आती है कौन सी, पाली। उसके बाद आएगी आपकी प्राकृत, और उसके बाद आएगी तीसरी अप्रभंश। ठीक है, तो ये भाषाएं आ जाएंगी किसके अंतर्गत, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक है, और पाली का जो समय काल रहेगा ये वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक। ठीक है, और प्राकृत का जो समय काल रहेगा वो रहेगा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अप्रभंश का जो समय काल रहेगा वो रहेगा 500 ईस्वी से ये रहेगा 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, पाली की। ठीक है, तो पाली को किस नाम से जाना जाता है, पाली को हम कहते हैं प्रथम देश भाषा। पाली को क्या कहा जाता है, प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है, और इसको कहते हैं प्रथम आम आदमी की भाषा। ठीक है, तो पाली को क्या कहा जाता है, प्रथम देश भाषा इसे कहते हैं पाली को। और पाली को हम क्या कहते हैं, प्रथम आम आदमी की भाषा या आम आदमी की बोलचाल की भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आता है कि भारत देश की प्रथम भाषा कौन सी है। ठीक है, तो आप गलत मत करिएगा। ठीक है, भारत देश की प्रथम भाषा हिंदी नहीं है, भारत देश की प्रथम भाषा क्या है, पाली है। ठीक है,
इसको भारत देश की प्रथम भाषा इसलिए कहते हैं कि उस टाइम पर इस भाषा का ज़्यादा बोला बाला था। ठीक है, अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते थे? पाली भाषा बोलते थे और पाली भाषा को ही समझते थे। ठीक है, तभी दोस्तों उस टाइम पे यानी कि 500 ईसा पूर्व से पहले ईस्वी तक, ठीक है, जब गौतम बुद्ध आए भारत, जब उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करा, तो भारत में बौद्ध धर्म इसलिए भी ज़्यादा प्रचलित हुआ क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने जितने भी उपदेश हैं, अधिकतर जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, और वहाँ के जो लोग थे वो पाली भाषा समझते थे। उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो हमारी भाषा में हमसे बात कर रहा है। तो इसलिए जो गौतम बुद्ध की बातें लोगों के समझ में आई और लोग ज़्यादा उनको सुनने लगे, इसलिए ही बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार देखने को मिला था उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि बातें किस में होती थी? पाली भाषा में होती थी, बाकी भाषा तो वहाँ के लोग जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो पाली भाषा को प्रथम देश भाषा भी कहते हैं और पाली भाषा को ही प्रथम आम आदमी की भाषा कहते हैं। और भारत की अगर पूछा जाए कि प्रथम भाषा कौन सी है, भारत देश की प्रथम भाषा कौन सी है, तो पाली है। ठीक है, तो पाली के बाद जिस भाषा का उदय हुआ उसको कहते हैं प्राकृत। ठीक है, तो प्राकृत भाषा का जो समयकाल है वो है आपका पहले ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। ठीक है, और अधिकतर जो जैन तीर्थकर थे या जैन ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं वो किस में लिखे हैं? प्राकृत भाषा में लिखे हैं। ठीक है, फिर प्राकृत के बाद आया आपका अप्रभंश। ठीक है, तो अप्रभंश का सबसे पहले आप अर्थ समझ लीजिए। अप्रभंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप या पद से भटका हुआ। ठीक है, तो अप्रभंश का अर्थ क्या होता है? या हम इसको कह सकते हैं बिगड़ा हुआ स्वरूप, या इसको हम कहेंगे पद से भटका हुआ, पद से भटका हुआ। ठीक है, अब इसको ये नाम क्यों दिए गए? तो अप्रभंश के आते आते क्या हुई, जो भाषा थी उसमें मिलावट होने लगी। ठीक है, तो पहले तो सब लाइन से चलते हुआ आ रहा था, यानी कि एक पटरी से रेल चलती हुई आ रही थी, और जैसे ही अप्रभंश पे पहुंची तो क्या हुई, जो रेलगाड़ी है वो पटरी से उतर गई। ठीक है, उसमें मिलावट होने लगी। ठीक है, अब मिलावट कैसे होने लगी? अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो भाषा है उसमें मिलावट होने लगी। ठीक है, तो जैसे आप चले जाए उत्तर भारत वाले क्षेत्र में, तो वहाँ के जो लोग थे वो अपने हिसाब से भाषा में परिवर्तन करने लगे, शब्दों में परिवर्तन करने लगे। वहीं पटना, बिहार या दिल्ली वाले आसपास के क्षेत्रों में, तो वहाँ पे भी भाषा में क्या होने लगी? मिलावट होने लगी। अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग क्या करने लगे? उसमें परिवर्तन करने लगे। ठीक है, तो अप्रभंश में जब यहाँ पे मिलावट होने लगी, भाषा में मिलावट होने लगी, तो जो ये अप्रभंश है ये भी कई रूपों में बंट गया। ठीक है, तो अप्रभंश के भी कई रूप हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से रूप हो गए वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम उस रूपों को डिफाइन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अप्रभंश का जो रूप आया वो आया आपका सौर सैनी अप्रभंश। ठीक है, और सौर सैनी अप्रभंश से जो भाषाएं निकली वो निकली आपकी पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। ठीक है, और उसके बाद जो अप्रभंश आता है वो आता है आपका महाराष्ट्री अप्रभंश। ठीक है, अब इनकी जो भाषाएं हैं, इनसे कौन कौन सी भाषाएं निकली वो भी जान लेते हैं। तो मगधी अप्रभंश यानी कि बिहार वाले क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ से निकलेगी कौन सी? बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, उसके बाद अर्धमागधी, यहाँ से निकलेगी आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, और खस अप्रभंश से आ जाएगी आपकी पहाड़ी हिंदी। उसके बाद ब्राचड़ से आ जाएगी आपकी सिंधी। उसके बाद पैसाची अप्रभंश से पंजाबी और लहंदा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका महाराष्ट्री से मराठी भाषा। ठीक है, तो ये अप्रभंश है, और अप्रभंश से जो जो भाषाएं निकल के आई वो ये भाषाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सौर सैनी अप्रभंश से निकली पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। उसके बाद मगधी अप्रभंश से निकली बिहारी हिंदी, अर्धमागधी अप्रभंश से निकली पूर्वी हिंदी, खस अप्रभंश से निकली पहाड़ी हिंदी, ब्राचड़ अप्रभंश से निकली सिंधी, और पैचासी अप्रभंश से निकली पंजाबी और लहंदा, और महाराष्ट्री से निकली है आपकी
मराठी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आते हैं, कभी कभी घूम फिर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लेगा कि पूर्वी हिंदी किसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है। ठीक है, या पूछ लेगा कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश की भाषा है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़े हैं सारे अपभ्रंश और उनसे संबंधित भाषाएं तो आप आसानी से कर लेंगे कि जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश की एक भाषा है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी का टीचर होने के नाते राइटिंग जो थी मेरी वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप राइटिंग को मत देखिएगा, भावनाओं को समझिए। जो मैं बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग कहीं भी समझ में ना आए तो जो बोला हुआ शब्द है वो आप जरूर सुन लें। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया। ठीक है, अब हम आते हैं अगले किस पे, आधुनिक आर्य भाषा परिवार पर। ठीक है, तो आधुनिक आर्य भाषा जो परिवार है इसको भी यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 भाग में इसके ऊपर ही यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आधुनिक आर्य भाषा परिवार का जो समयकाल है वो है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन हिंदी की। सबसे पहले इसको बांटा गया है प्राचीन हिंदी। दूसरा इसका जो भाग है वो है आपका मध्यकालीन हिंदी। उसके बाद है आपका तीसरा इसमें आधुनिक हिंदी। ठीक है, और प्राचीन हिंदी का जो समयकाल है यहाँ पे वो है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है आपका 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। ठीक है, और मध्यकालीन हिंदी का जो समयकाल रहेगा वो रहेगा 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक हिंदी का जो समयकाल रहेगा वो रहेगा 1850 से अब तक। ठीक है, क्योंकि 1850 से कौन सा युग चल गया है, भारतेंदु युग यहाँ पे शुरू हो चुका है और हम आधुनिक हिंदी में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्या, भारतीय आर्य भाषा परिवार के भाग, प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और आपका आधुनिक आर्य भाषा परिवार। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राचीन आर्य भाषा परिवार 1500 से 500 ईसा पूर्व समयकाल। सबसे पहले कौन सी आई, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को छांदस या देववाणी भी कहते हैं। छांदस क्यों कहते हैं, क्योंकि लय ताल सुर के माध्यम से ये बोली जाती थी। देववाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेद लिखे गए थे इस समयकाल में। लौकिक संस्कृत की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व समयकाल महाभारत की रचना शुरू होने लगी थी इस काल में। फिर उसके बाद आते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार। मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व समयकाल। कौन कौन सी भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, पाली को क्या कहते हैं, प्रथम देश भाषा, प्रथम आम आदमी की भाषा। पूछा जाए कि भारत देश की प्रथम भाषा कौन सी है तो पाली है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्राकृत की। तो प्राकृत का जो समयकाल है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक क्या हुआ था इसमें, अधिकतर जैन मुनियों ने इसमें क्या करे थे, अपने ग्रंथ लिखे थे। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। उसके बाद बात करते हैं अपभ्रंश की। समयकाल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या कहते हैं, बिगड़ा हुआ स्वरूप, पद से भटका हुआ। अपभ्रंश के आते आते भाषा में मिलावट होने लगी। मिलावट होते ही क्या हुआ, अपभ्रंश के भी कई रूपों में बढ़ गया अपभ्रंश। ठीक है, तो रूप यहाँ पे लिखे हुए हैं सौरसेनी, मगधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचड़, पैचासी और महाराष्ट्री और उनसे संबंधित भाषाएं भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आधुनिक आर्य भाषा परिवार। 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन 1400 से 1850 और आधुनिक 1850 से अब तक, क्योंकि 1850 से भारतेंदु युग चला शुरू हो चुका है और यहाँ पे हम आधुनिक हिंदी में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हिंदी का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, यानी कि पहले कौन सी भाषा आई है, फिर कौन सी आई है, फिर कौन सी आई है। ठीक है, अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताइए, क्रम आपको दे देता है, आगे पीछे कर देता है क्रम। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो आप उस क्रम को कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस क्रम को एक बार हम लिख लेते हैं तो किस तरह से वो क्रम है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास का क्रम। ठीक है, हिंदी भाषा के
विकास का क्रम। दोबारा से बोल रहा हूं, राइटिंग को क्या करना है, इग्नोर करना है, भावनाओं को समझना है, जो बोल रहा हूं केवल उसको समझना है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के विकास का जो क्रम है वो क्या है, तो क्रम क्या है पता है हमको। सबसे पहले क्या आई, संस्कृत। ठीक है, उसके बाद संस्कृत के बाद पाली, अभी हमने पढ़ा था। पाली के बाद प्राकृत, वो भी पढ़ लिया। प्राकृत के बाद क्या आया, अपभ्रंश, वो भी पढ़ लिया। अपभ्रंश के बाद क्या आ गई, सीधे हिंदी आ गई। बस यही तो है हिंदी भाषा के विकास का क्रम, कैसे कैसे विकास हुआ है। ठीक है, ये था एक सिंपल वे में। ठीक है, एक आपसे ऐसी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये था भाषा के विकास का सही क्रम। ठीक है, अगर आपसे ऊपर ऊपर पूछ ले तो ये वाला क्रम। ठीक है, इसको व्यवस्थित करने के लिए बोलेगा। अगर ज़्यादा ही गहराई से चले जाए, गले में पकड़ने लगे, तब कौन सा, तब ये वाला क्रम। ठीक है, तो इस क्रम को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आया, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद क्या आया है, अवहरर आया है। ठीक है, तो कभी भी अगर अवहरर दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन में, तो ये देख लीजिएगा कि प्राकृत के बाद आएगा। ठीक है, अवहर के बाद क्या आएगा, अपभ्रंश आएगा। अपभ्रंश कौन सा, शौरसेनी अपभ्रंश। फिर उससे कौन सी निकली, पश्चिम हिंदी। पश्चिम हिंदी की जो बोली है वो कौन सी है, खड़ी बोली है। और खड़ी बोली से ही क्या निकली है, हिंदी निकली है, यानी कि मानक हिंदी निकली है, जिसका प्रयोग हम अपनी लिखाई पढ़ाई में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हिंदी के विकास का क्रम, किस तरह से विकास हुआ था वो भी जान लिया, भाषा परिवार के भी बारे में भी जान लिया। अब मैं थक चुका हूं, तो इसलिए इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम इसी से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके समझ में आ रहा है, जानकारी आपके काम आ रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पे कोचिंग की सुविधा नहीं है, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए, यानी कि शेयर करिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।